वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। एक मजेदार किस्सा बताता हूँ। 1968 में एक्ट्रेस वैजंती माला को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था सरकार की तरफ से। तो जब उन्हें वो अवार्ड मिला तो उनके एक डायरेक्टर थे विजय आनंद, उन्होंने उन्हें मेल लिखा, चिट्ठी दी, भेजी उनको बधाई देते हुए कि बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत खुशी हुई आपको अवार्ड मिला ये देख करके। तो वैजंती माला की तरफ से लेटर का जो रिप्लाई आया वो कुछ ये था: यू मे थिंक यू आर इंटेलिजेंट बट वी डोंट केयर अबाउट यू। विजय आनंद के बारे में विजय आनंद को वैजंती माला ने ये कहा कि तुम्हें हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है हमें। क्यों कहा था वैजंती माला ने? उनकी एक फिल्म जो थी वह विजय आनंद ने ही डायरेक्ट की थी। तो उस फिल्म के मेकिंग के दौरान क्या हुआ था, और वो फिल्म जो थी वो थी ज्वेल थीफ। और इस फिल्म के बारे में मैं बहुत दिन से बात करना चाह रहा था। बहुत सारे लोग भी इसकी कहानी सुनना चाहते थे, इसकी मेकिंग की, क्योंकि इसकी ये फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग थी। इंडिया में अगर थ्रिलर मूवीज की बात होती है, सस्पेंस थ्रिलर मूवीज जो बनती है इंडिया में, तो उसमें अगर आप मिलेनियल से बात करोगे तो वो हमेशा कहेंगे गुप्त से बेटर कोई मूवी नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया में बेस्ट थ्रिलर मूवी अगर कोई कोई बनी है आज तक तो वो ज्वेल थीफ थी। डिबेटेबल है, कोई फर्ज भी कह सकता है, कोई सीआईडी कह सकता है। सब लोग अपने अपने हिसाब से उनकी पसंद होगी, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ज्वेल थीफ इंडिया की फाइनेस्ट थ्रिलर मूवी में से एक है। तो इसकी कहानी आज बताते हैं, और क्या हुआ था इसकी मेकिंग के दौरान कि विजय आनंद और वैजंती माला में इतना बड़ा रिफ्ट क्रिएट हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइड मूवी बनाई थी विजय आनंद ने, नवकेतन फिल्म्स के बैनर के अंडर देवानंद हीरो थे, और फिल्म अच्छी खासी चल गई थी। और विजय आनंद को एक सीरियस फिल्म मेकर के रूप में देखा जाने लगा था। तो बहुत सारे प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर्स उनके पास आते थे और कुछ वैसे ही सीरियस सब्जेक्ट लेकर के आते थे कि इस सब्जेक्ट पे आप फिल्म बनाइए। वो उन्हें लगा कि स्पिरिचुअलिटी पे जैसा गाइड में विजय आनंद ने बना दिया है, तो उसी तरह से अब ये आगे की फिल्में वैसे ही करेंगे। क्योंकि उस समय के जितने भी डायरेक्टर वायरेक्टर थे वो सबका एक अलग ही छाप होता था। अपनी फिल्म वो एक ही तरीके की बनाते, जैसे मनमोहन देसाई है तो वो लॉस्ट एंड फाउंड अगर बना रहे हैं तो फिर लॉस्ट एंड फाउंड थ्योरी पे ही बनाते जा रहे हैं। नासिर हुसैन की फिल्में अलग तरीके की होती थी तो वो ज्यादा चेंजेस नहीं करते थे। लेकिन विजय आनंद का हमेशा से ये आइडिया था कि मैं एक तरह की फिल्में नहीं बनाऊंगा, मैं हर कहानी, हर फिल्म मेरी पिछली फिल्म से अलग होनी चाहिए। तो वो एक अच्छी कहानी के तलाश में थे। तो देवानंद ने उनसे कहा कि एक राइटर है के नारायण, उनसे मिलो, क्योंकि जितने भी स्क्रिप्ट राइटर अभी तक तुम जिनसे मिल रहे हो वो सब तुम्हें एक ही तरह की कहानी बता रहे हैं, गाइड से ही, गाइड के सिमिलर। तो वो लड़का जो है वो काफी किताबें वगैरह पढ़ता है, उससे मिलो, वो शायद तुम्हें कुछ अच्छी कहानी बताए। तो विजय आनंद की मुलाकात हुई उनसे, और वो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स बहुत पढ़ते थे नारायण साहब। तो उन्होंने उनको कोई कहानी ऐसी तो नहीं सुनाई, लेकिन उन्होंने ऐसे ही एक दिन बातचीत करते हुए एक जिक्र किया कि आपको पता है एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एक केस का, और एक क्रिमिनल को पुलिस ने पकड़ा, उसे इंट्रोगेट भी किया, और जब ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट में ये बात साबित हुई कि पुलिस जिस क्रिमिनल को खोज रही है वो दरअसल क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये बस एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ के नारायण साहब ने विजयानंद को सुनाया। तो उन्हें बड़ा अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि क्रिमिनल, कुछ क्राइम हुआ है, लोग क्रिमिनल को खोज रहे हैं, और ऐसा साबित कैसे हो सकता है कि वो क्रिमिनल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये आइडिया विजयानंद को बड़ा पसंद आया। देवानंद ने जब विजयानंद से पूछा कि क्या तुमको कुछ मिला नारायण से बात करके, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे एक आइडिया आया है। एक ज्वेल थीफ की कहानी मेरे दिमाग में है, और वो ज्वेल थीफ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देवानंद कहा कि यार, आइडिया तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये क्या होगी, कहानी क्या होगी, कैसे बनाओगे? तो विजयानंद ने बोला कि वो सब आप छोड़ दीजिए मुझ पे, मैं इसकी स्क्रिप्टिंग पूरे अच्छे तरीके से करूंगा, ठीक है, और ये फिल्म बहुत ही मजेदार फिल्म बनाऊंगा। अब देवानंद को अपने भाई पे भरोसा था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चलिए, अगर आप ऐसा कह रहे हो, क्योंकि आपने तो फिल्में भी पुरानी जो बनाई वो अच्छी बनाई थी, गाइड हो गई, तीसरी मंजिल हो गई, तो उनको फ्री हैंड दे दिया कि चलिए ठीक है, आप डिसाइड कीजिए, चलिए अब कास्टिंग वगैरह करते हैं। तो स्क्रिप्टिंग अपना वो कर रहे थे विजय आनंद, और उसके साथ में ही कास्टिंग पे बातचीत हुई। तो हीरो तो देवानंद ही होते, ये तो तय था। तो लेकिन फिल्म में चूंकि एक ज्वेल थीफ की कहानी है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, और कोई बंदा है जो किसी और को ज्वेल थीफ बना करके क्राइम कर रहा है, लेकिन असल में वो ज्वेल थीफ नहीं है, कोई और ज्वेल थीफ है। तो इसमें एक मेन विलेन भी होगा। तो विलेन किसे लिया जाए देवानंद के सामने?
तो विजय आनंद का कहना था कि एक ऐसे आदमी को विलेन बनाते हैं जिसको देख के लोग माने नहीं कि ये विलेन हो सकता है, ऐसा बंदा जो कि सीधे साधे रोल्स करता हो। तो देवानंद को आइडिया पसंद आया, तो किसी ने बोला कि राजकुमार से बात करते हैं। राजकुमार भी विलेन तो नहीं बनते थे, लेकिन राजकुमार जो थे वो गोल्डी आनंद के दोस्त भी थे, लेकिन इन दोनों की बातचीत काफी दिनों से बंद हो गई थी। जब से वो राजकुमार पे मर्डर का चार्ज लगा था और वो अरेस्ट हो गए थे, उसके बाद से बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर और उनके दोस्त जो है वो राजकुमार से अलग हो गए थे, उनमें से एक गोल्डी भी थे। तो राजकुमार को लेकिन फिर भी अप्रोच किया गया कि चलिए एक बार बात करके देखते हैं, क्योंकि राजकुमार बहुत इगोइस्टिक भी थे, उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल था, ऊपर से विलेन के रोल के लिए। तो लेकिन इन लोगों ने अप्रोच किया, लेकिन राजकुमार ने मना कर दिया कि नहीं, ये मैं नहीं करूंगा ये फिल्म। अब बात वही थी कि कैसे, कौन से ऐसे एक्टर को लिया जाए जो कि देखने में सीधा साधा लगे और जिसपे ऑडियंस बिलीव ही ना करे, उसे वो मतलब प्रेडिक्ट ही ना कर सके कि ये बंदा विलेन हो सकता है। तो विजयानंद ने कहा कि क्या हम अशोक कुमार को ले ले इस फिल्म में। अशोक कुमार दादा दादा मुनि उस समय, और वो तो कैरेक्टर रोल्स ही करते थे ज्यादातर। तो देवानंद को लगा कि यार, लेकिन राज अशोक कुमार पता नहीं विलन का रोल करेंगे नहीं करेंगे। तो विजयानंद ने उनको समझाया कि जब अशोक कुमार ने अपना करियर स्टार्ट किया था, उस समय कई फिल्मों में उन्होंने नेगेटिव रोल किए हैं, जैसे किस्मत हो गया, गुमराह हो गई, आरती संग्राम। तो देवानंद ने कहा कि ठीक है, चलो बात करके देखते हैं अशोक कुमार से। तो दोनों भाई गए अशोक कुमार के पास। वहां गए तो अशोक कुमार विजयानंद से मिलकर बहुत खुश हुए और बोले कि मैंने तो आपकी फिल्म की बड़ी तारीफ सुनी है और सब लोग आपकी फिल्म की बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ भी जरूर कभी काम करोगे। तो विजयानंद ने कहा कि आपने कभी बोला ही नहीं मुझे आपके साथ काम करने के लिए। तो अशोक कुमार ने कहा चलिए अब मैं बोलता हूँ, बनाइए मेरे साथ फिल्म। तो विजयानंद ने कहा मैं फिल्म बना रहा हूँ और आपको लेने के लिए ही आया हूँ। तो उनको बताया कि देखिए मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, ज्वेल थीफ है, और आप उसमें ज्वेल थीफ है, विलन है। तो अशोक कुमार ने कहा विलन, अचानक से, क्योंकि उस वक्त तो कैरेक्टर रोल्स करते थे। फिर कहानी का कॉन्सेप्ट उनको समझाया तो अशोक कुमार काफी इंप्रेस्ड हुए कहानी सुन के, बोला कि हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन देखो एक शर्त है, मेरी अभी बाईपास सर्जरी हुई है और मैं मौत के मुंह से निकल के आया हूं, तो प्लीज इस फिल्म में मुझे मारना मत। मुझे जिंदा रखना। तो विजयानंद ने कहा कि इस फिल्म में कोई नहीं मरने वाला है, ठीक है ना, विलन मरेगा ना हीरो मरेगा, कोई नहीं मरेगा, तो आप चिंता मत कीजिए। तो फिर अशोक कुमार ने कहा कि दो तीन कंडीशन है प्लीज, और उसको जरूर कंसिडर करना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरी दो तीन शर्तें आप उसको कंसिडर कीजिएगा। विजयानंद ने पूछा क्या। तो उन्होंने बताया कि देखिए मैं शूटिंग जो है वो 11 बजे आऊंगा, 11 बजे सेट पे आ जाऊंगा, उससे पहले नहीं आ सकता। 1:30 बजे लंच होना चाहिए, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने सर्टेन टाइम पे खाना खाने को बोला है, उसके बाद दवाई लेनी है मुझे। और 1:30 बजे के बाद 2 बजे, 1:30 से 2 बजे का लंच ब्रेक होना चाहिए मेरे लिए, और 2 बजे से लेकर मैं 5 बजे तक काम करूंगा, 5 बजे के बाद मैं काम नहीं करूंगा, मेरा हेल्थ अलाउ नहीं कर रहा। देवानंद ने कहा, दोनों भाई थे, बोले कि और भी कुछ फरमाइश है तो बताइए, सब कर देंगे आपके लिए पूरी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर पैसों वैसों की बात हुई और अशोक कुमार ऑन बोर्ड हो गए। अब सवाल थी कास्टिंग ऑफ हीरोइन की। फिल्म में जो हीरोइन है, उनको उनके ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त पावरफुल डांस सीक्वेंस शूट करना था। तो और उस समय कौन सी ऐसी हीरोइन थी जो कि क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांसिंग कर सकती है। तो विजय वैजंती माला उस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर थी, क्योंकि उनकी डांस, क्योंकि वो डांसर भी थी। तो फिर वैजंती माला को अप्रोच किया गया। वैजंती माला को कहानी सुनाने के लिए विजय आनंद उनके घर गए। अच्छा, उस वक्त क्या था कि वैजंती माला का अफेयर चल रहा था, एक डॉक्टर बाली थे उनके साथ। तो जब, और जो डॉक्टर बाली थे उनकी जो वाइफ थी मिसेस रूबी, मिसेस रूबी नरगिस की कजन थी और आनंद फैमिली से बहुत क्लोज थी। जो विजय आनंद देवानंद का जो फैमिली थी, उस उनके घर उनका काफी आना जाना था। लेकिन जो डॉक्टर बाली थे, शादी तो उन्होंने रूबी से की थी, लेकिन उनका अफेयर वैजंती माला के साथ चल रहा था। और ये बात पहले विजय आनंद को पता नहीं थी। जब वहां गए वो उनसे मिलने, तो देखे कि डॉक्टर बाली भी वहां उनके घर में मौजूद है, वैजंती माला के। तो थोड़े सरप्राइज हुए, लेकिन उन्हें लग गया कि कुछ तो मामला गड़बड़ है। तो वैजंती माला को उन्होंने बोला कि देखिए मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और मैं उसमें उसके लिए आपको अप्रोच करने के लिए आया हूँ। मैं आपको कहानी सुना देता हूँ अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि उस मेरी जो हीरोइन है उसे डांस भी करना, और आप बहुत अच्छी डांसर है, इसीलिए। तो वैजंती माला ने कहा कि कहानी सुनाइए। अब वहां पे डॉक्टर बाली बैठे हुए थे, तो वैजंती, तो विजय आनंद को थोड़ा संकोच हो रहा था कि मैं किसी स्ट्रेंजर के सामने क्यों कहानी सुनाऊं। जो
जो हीरोइन है उसी को मैं सुनाऊंगा, इनको मतलब एक तरह से इशारा दे रहे थे कि प्लीज आप बाहर जाइए, लेकिन डॉक्टर वाली गए नहीं, वहीं बैठे रहे। तो फिर विजयानंद ने सोचा कि चलो ठीक है, इग्नोर करते हैं, मैं इनको कहानी सुना देता हूँ। कहानी पूरी अच्छे से उनको नरेट की गई वैजयंती माला को। पूरे नरेशन के बाद लास्ट में जब कहानी खत्म हो गई तो वैजयंती माला ने पूछा तो इसमें ज्वेल थीफ है कौन? तो विजयानंद को लगा कि लगता है इन्होंने मेरी कहानी ठीक से सुनी नहीं। बट डॉक्टर वाली जो थे उन्होंने बड़े ध्यान से पूरी कहानी सुनी थी। वो हंसने लगे, बोले अरे वैजयंती माला को कि अरे पूरी राम कथा खत्म हो गई, अब तुम पूछ रही हो सीता कौन है, ये तो बड़ी अच्छी कहानी है। तो जिस आदमी को इग्नोर कर रहे थे विजय आनंद की यार ये चला जाए, तो उनके वहां होने की वजह से ही वैजयंती माला कन्विंस हो गई कि अच्छा लगता है, अगर डॉक्टर बाली ने कह दिया कि कहानी अच्छी है तो फिर कहानी अच्छी ही होगी। तो वैजयंती माला ने कहा कि चलिए मैं कर लूंगी आपके साथ फिल्म। हो गया। एक और हीरोइन थी उसमें थी की जरूरत थी इस फिल्म में, क्योंकि जो देवानंद का कैरेक्टर है अमर और विनय, तो जो विनय जो है वो एक लड़की से प्यार करता है, और जो अमर का जो कैरेक्टर है वो तो फिक्टिशियस कैरेक्टर है, वो तो एक एक्चुअली में कोई है ही नहीं, और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वो कैरेक्टर को लिखा गया है। कोई जो ज्वेल थीफ है जो वो उस कैरेक्टर को पुलिस और लोगों के सामने बता करके रखे हुए है कि ऐसा एक ज्वेल थीफ है, तो वो कैरेक्टर है अमर का, लेकिन वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन विनय के लिए एक और हीरोइन की जरूरत थी। तो तनुजा उस वक्त नया नया उन्होंने फिल्मों में स्टार्ट किया था काम, और तनुजा जो शोभना सामंत उनकी मदर थी, उनको भी विजयानंद जानते थे। तो बात हुई और फिर तनुजा को ले लिया गया, और फिर छोटे मोटे और भी रोल्स थे, नाजिर हुसैन और अंजू महेंद्रू, ये सबको कास्टिंग हो गई प्रॉपर। अब बारी थी फिल्म के म्यूजिक के लिए। म्यूजिक के लिए गाइड में चूंकि एस डी बर्मन ने बड़ा कमाल का म्यूजिक दिया था, तो विजयानंद ने सोचा कि इस फिल्म के लिए मैं एस डी बर्मन को ही ले लेता हूँ। गाने लिखने की जिम्मेदारी दी गई शैलेंद्र को। शैलेंद्र ने एक गाना लिखा भी, रुला के गया सपना तेरा, लेकिन तेरा को विजयानंद ने मेरा करवा दिया, क्या कि नहीं ये आप मेरा करो, क्योंकि वैजयंती माला ये गाना गा रही हैं और वो अपने दुख को एक्सप्रेस कर रही हैं। तो शैलेंद्र ने उसको मेरा कर दिया और गाना लिखा। उसके बाद दूसरा वो बहुत सारे गाने उसमें लिखने थे, तो सेकंड जो गाना उन्होंने लिखा था वो होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई। सिर्फ मुखड़ा लिखा था और अंतरा उन्हें लिखना बाकी था, लेकिन वो लिख नहीं पा रहे थे पूरा। शैलेंद्र डेडलाइन मिस होते जा रहा था। विजयानंद बार बार अप्रोच करते थे शैलेंद्र को कि क्या हुआ, गाना आपने कंप्लीट क्यों नहीं किया। वो बोलते थे कि हाँ मैं लिख दूंगा, मैं दे दूंगा। फिर कुछ दिन के बाद विजयानंद का शैलेंद्र ने फोन उठाना बंद कर दिया। तो विजयानंद को पता चला कि शैलेंद्र जो है वो एक्चुअली बहुत क्राइसिस से गुजर रहे हैं। वो उसी समय एक फिल्म बना रहे थे, तीसरी कसम, और वो फिल्म जो थी वो फंस गई थी। इन्होंने बहुत सारा पैसा लगा दिया था और वो फिल्म कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, और पूरे मार्केट में, पूरे फिल्म इंडस्ट्री में ये बात हो गई थी कि शैलेंद्र जो है वो बर्बाद होने वाले हैं। एक तो बेकार की फिल्म बना रहे हैं तीसरी कसम, और उस वक्त राज कपूर का भी जो था वो उनको हीरो ले लिया गया था, और वो फिल्म सही टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। बहुत प्रेशर में थे शैलेंद्र। तो वो उस क्राइसिस से उभरने के लिए शैलेंद्र ने शराब का सहारा ले लिया था। वो अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लिए थे और वो अकेले अपने कमरे में बैठ करके शराब पीते रहते थे। ये बात जब विजय आनंद को पता चली तो उन्होंने उन्हें एक चिट्ठी लिखी, और उसमें लिखा कि आप अगर किसी क्राइसिस में है तो आप अपने दोस्तों से मिलिए, उनसे मदद मांगिए, वो आपको इस क्राइसिस से बाहर निकाल देंगे। अपने आप को आइसोलेट कर लेना और शराब में किसी चीज का जवाब ढूंढना कोई सही तरीका नहीं है। लेकिन कुछ दिन के बाद एक बार फिर जब विजय आनंद ने उनको अप्रोच किया तो पता चला कि शैलेंद्र की डेथ हो गई है, और वो बड़ा सैड डिमाइस था जिसने इंडस्ट्री को भी हिला के रख दिया था। तो अब ये गाना कौन कंप्लीट करेगा? और वो जो गाना भी था ना, रुला रुला के गया सपना मेरा, वो एक्चुअली में शैलेंद्र ने अपने दिल से वो गाना लिखा था, क्योंकि जो सपना उन्होंने देखा था तीसरी कसम बनाने का, वो सपना जो था इनके लिए बहुत ही एक तरह से समझ लो ट्रैजिक प्रूफ हो रहा था। तो इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को उस गाने के फॉर्म में, उस गाने को लिख करके एक तरीके का एक्सप्रेस किया था। तो अब बाकी गाने कौन लिखेंगे, होठों पे ऐसी बात और बाकी जितने भी ज्वेल थीफ के गाने थे, सिर्फ एक ही गाना लिखा था शैलेंद्र ने। तो मजरू सुल्तानपुरी को अप्रोच किया गया और फिर उन्होंने इस फिल्म के सारे गाने कंप्लीट किए। अब शुरू होती है शूटिंग की कहानी। शूटिंग जब स्टार्ट हुई उसके बाद से ही डायरेक्टर में और वैजयंती माला में डिफरेंसेस चालू हो गए।
पहले दिन की शूटिंग थी, महबूब स्टूडियो में शूटिंग होने वाली थी और 11 बजे अशोक कुमार पहुंच चुके थे। जैसा मैंने बताया था कि अशोक कुमार का और जो पहला जो सीन था जो शूट होना था, वो अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आपको याद होगा, वो तनुजा का या किसका बर्थडे का पार्टी है और वहां पे पहली बार अशोक कुमार जो है वो देवानंद को बोल रहे हैं कि तुम विनय नहीं अमर हो। और उस सीन में सारे एक्टर्स हैं, अशोक कुमार हैं, वैजंती माला हैं, तनुजा हैं, देवानंद हैं, नाजिर हुसैन है, सब लोग हैं। और वही सीन, पहला सीन जो था वो शूट होना था। लेकिन क्या हुआ कि सारे एक्टर्स आ गए, सब ने मेकअप भी कर लिया। वैजंती माला अपने मेकअप रूम से बाहर नहीं निकल रही थी। 12 बज गए, 11 बजे से शूटिंग होनी थी। आ, बाहर ही नहीं आ रही है। विजयानंद जब भी बोल रहे हैं जाकर के कि किसी को कि बुला करके लाओ, वो कह रही है कि आई एम कमिंग। फिर वो 2-3 बार जा रहे हैं, बार बार वो कह देती थी। करते 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 1:50 हो गए और तब जाकर के वैजंती माला अपने रूम से निकली और आई। और जैसा किताब में विजयानंद ने बताया है इस इंटरव्यू में कि ऐसे बाहर आई और ऐसा लगा कि उन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं है कि मेरी वजह से शूट इतना डिले हुआ है। सब लोग वेट कर रहे थे, मैं अंदर मेकअप कर रही थी और आई बहुत ही एरोगेंट वे में। और उन्होंने बोला कि यस मिस्टर विजयानंद, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो विजयानंद को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि यू कांट डू एनीथिंग, अभी लंच टाइम हो गया है, अब लंच के बाद शूटिंग होगी। तो वैजंती माला गुस्सा हो गई कि आप तब से मुझे बुला रहे हो, अब जब मैं आ गई हूँ तो आप शूटिंग नहीं कर रहे हो। तो विजयानंद ने बहुत चिल्ला के बोल दिया कि आपको पता नहीं। और उन्होंने अशोक कुमार का जिक्र किया कि पहले दिन ही मैंने आप लोग सबको बता दिया था कि अशोक कुमार की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें 2 बजे 1:30 बजे जो है वो लंच करना था। और आप लोग की वजह से ये बेचारे एक्टर जो है, सीनियर एक्टर हैं, वो इतने देर से वेट कर रहे थे और आप निकल के नहीं आ रही थी। सारा टेक्नीशियन जो है सब लोग वेट कर रहा था। तो बहुत सीन क्रिएट हो गया पहले ही दिन। फिर ब्रेक हुआ, 2 बजे के बाद शूटिंग हुई और वो सीन शूट किया गया 2 बजे के बाद। लेकिन जो झगड़ा हुआ उसकी वजह से वैजंती माला का मूड भी थोड़ा खराब हो गया। और ये एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया उस पर्टिकुलर सीन के लिए, क्योंकि उस सीन में वैजंती माला को नाराजगी दिखना था। तो वो जो सेट की नाराजगी थी वो एक्चुअल परफॉर्मेंस में भी निकल के आ गई। तो इस बात को लेकर विजय आनंद खुश थे कि चलो उस दिन झगड़ा हो गया, लेकिन सीन तो कंप्लीट हो गया, बट ये जो रिफ्ट था वो थोड़ा वाइड हो गया। तो सब लोगों ने, इवन अशोक कुमार ने और बाकी लोगों ने भी विजयानंद को समझाया कि आप वैजंती माला से इतना ज्यादा झगड़ा मत कीजिए, आज की डेट में वो बहुत बड़ी स्टार है। लेकिन विजयानंद बहुत इस मामले पे अडिग थे कि नहीं, उनकी वजह से एक तो शूटिंग में डिले हुआ है, ऊपर से अशोक कुमार को मैंने कमिटमेंट दिया था कि टाइम पे सब चीज होगा, आपको 1:30 बजे लंच भी लंच देने के लिए ब्रेक भी होगा और फिर आप अपने आराम से आपके हिसाब से ही शूटिंग होगी। तो एक सीनियर एक्टर के लिए अगर कोई नहीं कंसिडर कर रहा उनके हेल्थ इश्यूज को, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो देवानंद ने भी इस बार विजयानंद का साइड लिया और कहा कि नहीं, इसमें एक्टर्स की गलती है और उन्हें टाइम पे आना चाहिए था। लेकिन वहां से फिर रिफ्ट जो है वो और बढ़ने लगा। उसके बाद से हर दिन जब भी शूट होती थी तो होता था, तो जो डॉक्टर बाली थे वैजंती माला के साथ जिनका अफेयर चल रहा था, वो हमेशा सेट पे आ जाते थे। और एक बार जब वो आ जाते थे तो फिर वो वैजंती माला अपना मेकअप रूम बंद कर लेती थी, उनके साथ ही रहती थी। और तो कुछ दिन तक तो विजयानंद ने देखा। उसके बाद पहले ये देखा कि अगर जब भी वो शूटिंग होता था और जब विजयानंद सेट पे आते थे और पूछते थे लोगों से कि क्या डॉक्टर बाली आए हुए हैं, तो अगर पता चलता था कि हाँ डॉक्टर बाली आए हुए हैं, तो फिर वैजंती माला के सीन्स उस दिन शूट नहीं होते थे। फिर वो बाकी सीन शूट करते थे, फिर उनको नहीं शूट किया जाता था। तो ये करते करते धीरे धीरे एक तरीके का इन दोनों में बहुत ही बड़ा रिफ्ट हो गया। अच्छा, वैजयंती माला बहुत सारे सीन्स देने में अनकंफर्टेबल होती थी और एक तरह से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थी इस पूरे फिल्म के बनने में। बहुत सारे इश्यूज उन्होंने क्रिएट किए थे, जैसा विजयानंद ने अपनी किताब में बताया है। देवानंद के साथ भी उनके जो सीन्स थे, जब भी रोमांटिक सीन करना था, जब उन्हें गले वगैरह लगना था, एक एक सीन था जब ये लोग सिक्किम में मिलते हैं तो देवानंद और वैजयंती माला गले मिलते हैं। अब सीन जब शूट होना है तो डॉक्टर बाली वहां खड़े हो जाते थे। उनको देख करके वैजयंती माला संकोच करने लगती थी कि अरे इनके सामने मैं नहीं करूंगी। तो इन सारी चीजों को लेकर के विजयानंद बड़े परेशान थे कि यार ये इस आदमी के सामने शूट नहीं हो पा रहा है। ऊपर से वैजयंती माला, जैसा विजयानंद का कहना है कि वैजयंती माला मैक्सिमम सीन्स में, अगर रोमांटिक सीन्स भी है तो उनका कहना रहता था कि कैमरा मेरे पे फोकस होना चाहिए। वो जो एक गले मिलने का सीन है, बहुत दिनों के बाद वैजयंती माला और देवानंद उस सीन में मिल रहे हैं, तो वैजयंती माला कह रही है कि ये सीन मेरा है, हीरोइन का है, तो कैमरा मेरे पे ही ज्यादा फोकस होना चाहिए। देवानंद का कहना है, देवानंद कह रहे थे कि नहीं, मैं भी चूंकि तुमसे इतने दिन के बाद मिल रहा हूं तो ये एक हम दोनों का मोमेंट है, तो
आप मेरे को अगर कैमरा अगर कैप्चर कर रहा है तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से डायरेक्टर से लेकर के एक्टर सब के साथ वैजयंती माला का एक तरह का रिफ्ट हो गया। फिर बारी आई उस गाने की शूटिंग की, होठों पे ऐसी बात न दबा के आई चली आई, जिस दिन इसकी शूटिंग होनी थी। विजय आनंद ने एक स्टूडियो बुक किया था और उसमें उसको पहले रिहर्सल करना था, उसके बाद उस गाने की शूटिंग होनी थी। इस गाने को कोरियोग्राफ कर रहे थे, डांस मास्टर थे हीरा लाल और सोहन लाल, और उनकी असिस्टेंट थी सरोज खान। अगर आपने वो गाना देखा है होठों पे ऐसी बात, तो उसमें जो बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट जो हैं, जो वैजयंती माला के इर्द गिर्द डांस कर रहे हैं, उसमें एक सरोज खान भी आपको दिखेंगी। तो क्या हुआ कि स्टूडियो बुक किया था विजय आनंद ने, और टाइम फिक्स किया था कि इतने देर रिहर्सल होगा, इतने देर शूटिंग होगी। लेकिन क्या हुआ कि जब जब रिहर्सल का टाइम था तो वैजयंती माला सेट पे पहुंची ही नहीं, बहुत टाइम हो गया। अब शूटिंग का टाइम स्टार्ट होने वाला था तब वो पहुंची। तो विजय आनंद ने कहा कि नहीं, इस गाने की शूटिंग में बिना रिहर्सल के तो नहीं कर सकता, ये बहुत लेंदी गाना है और एक शॉट में बहुत सारे एक ही शॉट में बहुत सारे डांस सीक्वेंसेस को कंप्लीट करने हैं, तो इसमें मुझे परफेक्शन चाहिए, तो ये बिना रिहर्सल के तो नहीं होगा। वैजयंती माला कह रही है कि रिहर्सल की जरूरत नहीं है, मैं तो ट्रेन डांसर हूँ, मैं कर लूंगी। तो विजयानंद ने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, और ये स्टूडियो मैंने बुक किया था एक दिन के लिए, अभी भी इसमें टाइम है, तो आज शूटिंग नहीं करते हैं, आप इसी स्टूडियो में रिहर्सल कर लो, कल हम लोग आकर के शूट करेंगे। और ये बोल के विजय आनंद चले गए। घर पहुंच करके उन्होंने डांस मास्टर को कॉल किया, सरोज खान को ही, कि क्या वैजयंती माला ने रिहर्सल किया? तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो तो चली गई थी आपके जाने के बाद ही। अब इस बात पे इन्हें बहुत गुस्सा आया विजय आनंद को। खैर फिर नेक्स्ट डे फिर वही स्टूडियो पे बुलाया गया शूटिंग के लिए। वैजयंती माला फिर जो है वो कही कि रिहर्सल की जरूरत नहीं, मैं कर दूंगी। लेकिन हुआ क्या कि चूंकि वैजयंती माला बहुत अच्छी ट्रेन डांसर थी, तो ये जब सॉन्ग शूट हुआ तो बहुत ही परफेक्शन के साथ वैजयंती माला ने किया। तो इस वजह से गाना जब कंप्लीट हुआ तो विजय आनंद को इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा उनसे कोई नाराजगी नहीं थी। हालांकि उनका कहना था कि अगर वो रिहर्सल कर लेती तो वो परफॉर्मेंस जो है वो और बेटर हो सकता था। अच्छा, इस फिल्म का एक बड़ा जो सीक्वेंस था, जैसा मैंने बताया, सिक्किम में शूट होना था, और वो पहले एक्चुअली विजय आनंद और देवानंद चाह रहे थे कि ऐसा एक लोकेशन हो जो कि हो इंडिया में लेकिन फॉरेन का फील दे आपको। तो सिक्किम को चूज किया गया। वहां पे जब ये पूरी यूनिट वहां पहुंची तो आउटडोर शूट थी वहां पे, और वहां पे भी क्या होता था कि जब पूरी यूनिट जो है वो एक साथ बैठती थी, साथ में जेल करती थी, ताकि एक तरह का कमराडरी बना रहे लोगों के बीच में, टेक्नीशियन के बीच में, आर्टिस्ट के बीच में। तो उसमें भी विजयानंद का कहना कि वैजयंती माला जो थी वो हमेशा अलग बैठती थी, और उनका सारा ध्यान रहता था फोन पे, कि कब उनका ट्रंक कॉल बुक होए और वो जाकर के फिर फोन पे बात करे। अच्छा, होता क्या था कि उस वक्त चूंकि जो फोन होते थे, आज के जमाने की फोन तो है नहीं कि आप धीरे धीरे बात कर लो, अगर एसटीडी कॉल है तो आपको जोर से बोलना होता था। आपको याद होगा, बचपन में हमने भी ये सारी चीजें देखी, हम लोग जोर से बात करते थे जब भी एसटीडी कॉल होती थी। तो जब भी उनका ट्रंक कॉल लगता था, और वो ट्रंक कॉल हमेशा वो डॉक्टर बाली को बुक करती थी, और जब भी उनका कॉल आता था तो ये खुश हो जाती थी, जाके दौड़ के उनसे बात करने लगती थी फोन पे। और फोन पे जब चिल्ला चिल्ला के बातें करती थी तो वो सेट पे क्या हो रहा है, किसके साथ उनका झगड़ा हो गया, या डायरेक्टर ने उनको क्या बोला, यही सारी बातें वो उधर डॉक्टर बाली को फीड करती थी। और चूंकि वो चिल्ला के बात करती थी तो सेट वाले सब लोग को पता चल जाता कि ये हमारी ही बुराई कर रही है। तो इस वजह से एक बिटरनेस वाला माहौल आ गया था पूरे सेट पे। सिक्किम में जो ये आउटडोर शूटिंग हो रही थी। अच्छा, सिक्किम में क्या था कि आर्मी कैंटोनमेंट एरिया में शूटिंग हुई थी, तो आर्मी वालों ने बड़ी हेल्प की फिल्म यूनिट की। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये हुआ था कि वो लोग इनके टीम के लिए, जो ज्वेलती की जो यूनिट थी, उनके लिए पार्टीज भी देते थे कि चलिए आज काम हो गया, अब शाम को हम लोग पार्टी करेंगे। लेकिन उसमें क्या होता कि आर्मी वाले जो हैं वो कहते थे कि आपने फिर जो यूनिट की जो फीमेल मेंबर्स हैं और जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, उनको भी हमारे साथ पार्टी में ले चलिए। और इस बात को लेकर के विजयानंद ऑब्जेक्ट करते थे कि नहीं, ये लड़कियां नहीं जाएंगी। उनको, आर्मी वालों को लगता था कि अरे हीरोइंस ही आ जाएंगी, ऑफिसर्स के साथ पार्टी करेंगी। एक बार तो किसी ने कह दिया था कि हम अंजू महेंद्रू को ले जाना चाह रहे हैं। अब अंजू महेंद्रू को आप अकेले कैसे ले जाओगे, यूनिट तो यहाँ पे है। वो कह रही कि नहीं, आर्मी की एक पार्टी है, हम सोच रहे अंजू महेंद्रू को ले जाए। तो फिर देवानंद ने और विजयानंद ने बोला कि नहीं, हमारे सेट से कोई भी लड़की आपके ऑफिसर्स पार्टी में नहीं जाएगी, और अगर जाएगी तो उसके जो फैमिली मेंबर है, अगर अंजू महेंद्रू जाएगी तो फिर उनकी माँ भी जाएगी, और यूनिट से 2-3 लोग और जाएंगे ताकि उनका ख्याल रखे। तो फिर आर्मी वालों को, वहां पे एक आर्मी जनरल थे भगत सिंह, उन्होंने जब देखा कि नहीं, यहाँ बात बन नहीं रही है, तो फिर इंसिस्ट करना छोड़ दिया। उसके बाद फिर वहां कोई पार्टी वार्टी नहीं हुई। लेकिन इस बात के लिए
देवानंद हमेशा से थैंकफुल थे, क्योंकि प्रोड्यूसर तो वही थे, नवकेतन फिल्म्स की थी। इस बात के लिए वो बड़े थैंकफुल थे कि चलो आर्मी वालों ने इनकी मदद बहुत की, शूटिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने दिया। लेकिन ये जो एपिसोड था कि फीमेल आर्टिस्ट को हम ले जाना चाह रहे अपने पार्टी में, ये कहीं ना कहीं देवानंद को पसंद नहीं आ रहा था कि ये गलत तरीका है वुमेन को अप्रोच करने का। बट खैर समहाउ फिल्म बनी, और फिल्म बहुत मजेदार थी। फिल्म पहले ही हफ्ते में जब रिलीज हुई तो बहुत जबरदस्त बिजनेस इसने किया। लेकिन फिल्म मेकिंग के दौरान वैजयंती माला और आनंद ब्रदर्स के साथ जो उनका जो रिफ्ट क्रिएट हुआ था, उसका नतीजा ये हुआ कि जब फिल्म का ट्रायल शो रखा गया था तो उसमें वैजयंती माला आई भी नहीं थी, और उनको जो है वो ज्वेल थीफ के बारे में कभी उन्होंने अच्छे से बात भी नहीं की प्रेस में। और इसके बाद फिल्म जब कंप्लीट हुई, रिलीज हो गई, हिट भी हो गई, तो डॉक्टर बाली जो थे उन्होंने अपनी वाइफ रूबी को डिवोर्स दे दिया और वैजयंती माला से शादी कर ली। अब चूंकि रूबी जो थी वो आनंद फैमिली के साथ बड़ी क्लोज थी, तो इस बात का जो दुख बहुत ज्यादा हुआ आनंद ब्रदर्स को कि डॉक्टर बाली ने, हमारी एक फैमिली फ्रेंड है, उनके साथ इतना गलत किया। शादी थी और उस वक्त डिवोर्स बहुत बड़ी बात होती थी, तो इस बात को लेकर के वो लोग डॉक्टर बाली से भी नाराज थे और इस बात से भी नाराज थे कि वैजयंती माला से उनकी शादी हुई है। बट सारे बिटरनेस को फिर भी भूल करके जब फिल्म रिलीज हुई थी 1967 में, उसके नेक्स्ट ईयर 1968 में वैजयंती माला को पद्मश्री दिया गया था सरकार की तरफ से। तो जब इन्होंने लेटर भेजा विजय आनंद ने तारीफ करते हुए कि कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दिस थिंग, तो उधर से जवाब आया जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ के बताया था कि यू मे थिंक यू आर वेरी इंटेलिजेंट बट वी डोंट इवन थिंक अबाउट यू। लेकिन जब विजय आनंद ने वो लेटर पढ़ा तो उन्हें समझ में आ गया कि ये जो वर्ड्स है ये वैजयंती माला के वर्ड्स नहीं है, ये वर्ड्स डॉक्टर बाली ने लिखे हैं। यानी कि ये लेटर जो है वैजयंती माला ने नहीं भेजे, ये डॉक्टर बाली ने भेजे, क्योंकि विजय आनंद को पता था कि जो वैजयंती माला है उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। तो समझ में आया कि ये लेटर जो है वो किसी और ने लिखा है, वैजयंती माला ने नहीं। बट होता है, इस तरह की चीजें होती रहती है। ज्वेल थीफ बनी एक बार, उसका एक और सीक्वल भी बना 96-97 में रिलीज हुआ था, रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ। उसमें धर्मेंद्र भी थे, देवानंद भी थे। वो तो बड़ी बेकार सी फिल्म थी। लेकिन ज्वेल थीफ अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द फाइनेस्ट थ्रिलर्स है, और आप एकदम बिल्कुल, बहुत इंगेजिंग फिल्म थी। मैंने बचपन में एक बार देखी थी, टीवी पे आई थी, आई थिंक 15 अगस्त के रोज दोपहर में जो फिल्में आती थी उसमें ज्वेल थीफ दिखाया गया था, तो हमने आधी देखी थी। फिर बाद में बहुत साल के बाद सेट मैक्स पे मैंने देखी, तो स्टार्टिंग से ही मुझे इतना मजा आया देख करके। और तनुजा का परफॉर्मेंस इसमें बहुत अच्छा था, और तनुजा में आपको पूरा वो काजोल का ही रूप नजर आएगा और इनफैक्ट सेट पे भी विजयानंद ने अपने एक्सपीरियंस बताया कि जिस तरह से तनुजा बिहेव करती थी, बहुत ज्यादा चुलबुली, हंसी मजाक करने वाली, तो बिल्कुल वैसा ही काजोल का भी पर्सोना था। अगर आपने देखा होगा, सुना होगा इंटरव्यूज वगैरह में कि काजोल जो वो सेट पे बहुत हंसी मजाक करती हैं और बहुत प्रैंक्स करती हैं, तो सारे ट्रेड जो हैं वो उनमें उनकी माँ से ही आए हैं। तो ये थी कहानी ज्वेल थीफ की। और फिल्म के गाने बड़े मजेदार थे, बहुत अच्छे थे। रुला के गया सपना, फिर वो जो दिल पुकारे आरे आरे आरे, वो हो गया, या फिर जो होठों पे ऐसी बात है ओ शालू, बहुत मजेदार फिल्म थी। अगर आपने नहीं देखी है तो देखिए, और अगर आपकी भी कुछ नॉस्टैल्जिक मेमोरीज हैं तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अब आते हैं क्विज पे। और पिछले वीडियो में जो मैंने सवाल पूछा था, जो डायलॉग बोला था, वो चमेली की शादी का ही है। बहुत कम लोगों ने जवाब दिया वैसे। अब आते हैं आज के क्विज पे, और आज का डायलॉग है, अगर तुम मेरी बीवी के भाई नहीं होते तो एक मामूली सिपाही होते। चलिए बताइए किस फिल्म का डायलॉग है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।